नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरबी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो पॉलिटी से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाली यूपी पीसीएस और आरआरबी एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और इस टेस्ट सीरीज में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो उनका संकलन है इस टेस्ट सीरीज में। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है? पहला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और चौथा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक गण के माध्यम से होगा और उसमें सांसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 4 तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसका निर्वाचन जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है और दूसरा कथन है इसमें गुप्त मतदान पद्धति अपनाई जाती है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 55 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो गुप्त होगा। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के संदर्भ में सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है और दूसरा कथन है भारत का राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी, ना कि प्रधानमंत्री में और उसके मंत्रिपरिषद में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति है, संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और भारत का राष्ट्रपति जो संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसकी पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होती है और दूसरा कथन है वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी जो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 56 में जो राष्ट्रपति के पदव्यास से संबंधित वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक जो पद धारण करेगा और राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो इसमें सही हो जाएगा और वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी जो है अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा और राष्ट्रपति के पद अवधि का वर्णन जो अनुच्छेद 56 में आर्टिकल आर्टिकल 56 में कहा गया है राष्ट्रपति के पदावधि का संबंधित वर्णन। ओके, तो इसमें दोनों कथन सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होने हेतु अर्हता है? पहला है जन्म से भारत का नागरिक होना, दूसरा है न्यूनतम 35 वर्ष की अवस्था पूरी करना और तीसरा कथन है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना और चौथा भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हताओं से संबंधित है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 जो है आर्टिकल 58 जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताओं से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा। तो इस प्रकार जो जन्म से भारत का नागरिक होगा, तो इस प्रकार जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और वह 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, और वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ना कि न्यूनतम 35 वर्ष की अवस्था पूरा करना। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। और भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना, इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 58 में नहीं किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 और 3 जो है वो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने की पात्र होने की अर्हताओं से संबंधित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कितने अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है? पहला है अनुच्छेद 61, दूसरा अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63 और चौथा है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में रिक्तियों को भरने हेतु चुनाव कराने का समय बताया गया है, और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यकाल भी बताया गया है। ओके, अनुच्छेद 62 में अगर मान लो राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त हो गया, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र या किसी बस आकस्मिक घटना हो गई, रिक्त हो गया राष्ट्रपति का कार्य वो पद, तो उसको भरने के लिए समय बताया गया है, और आकस्मिक मतलब कौन सा व्यक्ति होगा जो उसका कार्यकाल भी बताया गया है, जो उस समय व्यक्ति होगा उसका कार्यकाल भी बताया गया है। ओके। और अनुच्छेद 63 जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन करता है। तो इस प्रकार जो उपराष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 63 जो है वो सही है। ओके। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी उपराष्ट्रपति के संबंध में है। तो इसमें केवल 2 कथन जो है उपराष्ट्रपति के संबंध में है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा कथन है, यह प्रक्रिया जो संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है। और तीसरा कथन है, इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? संविधान का अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 61 में जो संविधान पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के संदर्भ में ये उल्लेख करता है, अनुच्छेद 61। ओके। और वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और यह प्रक्रिया जो संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। और भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र सत्य जो संविधान का उल्लंघन होता है, और भारत में किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक महाभियोग का सामना नहीं किया है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो भाग लेते हैं, ना कि केवल निर्वाचित सदस्य। इस प्रक्रिया में जो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य जो भाग लेते हैं, ना कि केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 और 2 जो है वो राष्ट्रपति और महाभियोग के संदर्भ में सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना रिक्त हो जाता है, तो उसके स्थान पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। ऑप्शन ए है 5 वर्ष का स्वतंत्र कार्यकाल, ऑप्शन बी है पूर्व राष्ट्रपति का शेष कार्यकाल, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अवधि, और ऑप्शन डी है संसद द्वारा निर्धारित अवधि। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 जो है वो राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि निर्धारित करता है। अनुच्छेद 62 ओके। आर्टिकल 62 के तहत जो है इसका पद, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया या रिक्त हो गया तो उसको भरने के लिए समय और
उस पद पर मतलब कितने समय तक रहेगा वो व्यक्ति, उसका निर्धारित करता है। ओके। और यदि राष्ट्रपति का पद जो राष्ट्रपति की मृत्यु या उसके त्यागपत्र या महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो रिक्त की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र किंतु किसी भी स्थिति में 6 महीने से पहले जो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। और ऐसा जो राष्ट्रपति अपना पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष का स्वतंत्र कार्यकाल पूरा करेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चौथा है भारत का महान्यायवादी। भारत के राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति में संविधान के अधीन कुछ पदों की नियुक्त करने की भी अधिकार है, जो इस प्रकार है। भारत का प्रधानमंत्री और संघ के अन्य न्याय मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। और राज्यपाल और उपराज्यपाल का प्रशासक भी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्त करेगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ओके, ये सभी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर संविधान के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों के परामर्श करने के पश्चात की जाती है। ओके। और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ना कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, ना कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। तो इस बार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि 1, 2, 1, 3 और 4 जो है वो सही है। इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है। तो इस बार 1, 3, 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और तीसरा है जिला न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ओके, तो इसका जो कथन 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, जबकि जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो राज्यपाल करता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। और दूसरा कथन है वे संसद को इसके आह्वान के कारणों के बारे में सूचित नहीं करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 87 जो राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन से है। अनुच्छेद 87 का संबंध जो है वो अनुच्छेद 87 आर्टिकल 87 का संबंध जो है वो राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन से है। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सांसद को इसके आह्वान के कारणों के बारे में सूचित करेंगे। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि वे सांसद को इसके आह्वानों के कारणों के बारे में सूचित नहीं करेंगे, बल्कि ये सूचित करेंगे। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि 1 जो है वो केवल 1 सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है जो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और सूची 2 में संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 112 का संबंध जो है वो वार्षिक वृत्ति विवरण या बजट से है। ओके, वार्षिक वृत्ति विवरण या बजट से है। बजट का प्रयोग जो संविधान में नहीं किया गया है, जबकि बल्कि वार्षिक वृत्ति विवरण का प्रयोग किया गया है संविधान में। ओके, इसे ही बजट कहा जाता है, बजट भी इसे बोलते हैं। ओके, बजट। तो इस प्रकार 1 का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 281 का संबंध जो है वित्त आयोग की सिफारिशों से है। वित्त आयोग की सिफारिश से अनुच्छेद 281 का संबंध है। ओके, 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद
अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से संबंधित जो है अनुच्छेद 323 है। तो इस प्रकार सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 340 जो है पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है। तो इस प्रकार जो डी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषयों से संबंधित विधान भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन विषयों के संबंध में विधान या बिल जो है वो जो अधिनियम होता है उसको भारत के राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के बिना जो संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पहला है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हों, और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान में यह अपेक्षा है कि कुछ विषयों से संबंधित विधान जो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या सिफारिश के बिना जो प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और वे विषय जो हैं वो इस प्रकार हैं। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नए राज्य के गठन के लिए विधेयक जो अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है उसको जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना जो संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, धन विधेयक का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है, और इसको भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना जो संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो कथन होगा वो भी सही हो जाएगा इसमें। और ऐसे विधेयक जिन्हें अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ता है वो उसको भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं उनको भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। और संविधान संशोधन विधेयक को या तो एक मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। पहला विशेषित वीटो, दूसरा अत्यंतिक वीटो, तीसरा जेवी वीटो, और चौथा निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किए जाने वीटो जो है वो अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो और जेवी वीटो यानी पॉकेट वीटो, ये 3 वीटो हैं जो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो ये 2, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अत्यंतिक वीटो जो है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार जो अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो के तहत रख सकता है, और ऐसा करने पर यह विधेयक जो अधिनियम जो नहीं बनेगा, और सांसद इस शक्ति को कम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को सभी विधेयकों के लिए यह शक्ति है, परंतु धन विधेयक के लिए जो है यह शक्ति एब्सोल्यूट वीटो जो है धन विधेयक के लिए नहीं है, और सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार अत्यंत वीटो का प्रयोग किया कर सकता है। और निलंबनकारी वीटो वह होता है, इस प्रकार के वीटो का प्रयोग जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार जो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और इस प्रकार के वीटो को जो साधारण बहुमत द्वारा रद्द किया जा सकता है। ओके, निलंबनकारी वीटो जो है वो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 के अनुसार जो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और इस प्रकार के वीटो को साधारण बहुमत द्वारा रद्द किया जा सकता है। ओके, और पॉकेट वीटो जो संविधान के अंतर्गत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या ना देने के लिए समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए भी संसद को वापस नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का वो प्रयोग करता है। तो इस प्रकार जो इसमें बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है अनुच्छेद 123, दूसरा अनुच्छेद 213, तीसरा अनुच्छेद 222 और चौथा अनुच्छेद 212।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 213 जो हो राज्यपाल को अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। ओके। और अनुच्छेद 222 जो हो संसद की कार्रवाई की जांच करने के लिए अदालतों पर प्रतिबंध से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 123 के अनुसार जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो संविधान राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। और दूसरा कथन, राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन कर सकता है। ओके। और राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में जो समाधान करने की शक्ति प्राप्त है, और वे हैं, यदि दंड अथवा दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो, और दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, और उन सभी मामलों में जिनमें मृत्यु दंड का आदेश है। इन तीनों मामलों में जो है वो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। तो इस प्रकार जो इसमें कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। और इसमें बोला गया राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि इसको सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इस प्रकार जो कथन तो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। पहला है लोकसभा के सभी सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 66 ओके। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो हो गुप्त होगा। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्य जो है वो इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, और राज्यसभा के सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, ना कि केवल निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। और राज्य विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है इसमें शामिल नहीं होते। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसका निर्धारित कार्यकाल जो 5 वर्ष है, और दूसरा कथन है वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, और तीसरा कथन है वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपराष्ट्रपति का पदावधि का वर्णन जो है अनुच्छेद 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के पदावधि का वर्णन जो है 67 में, आर्टिकल 67 में किया गया है। ओके, अनुच्छेद 67 में किया गया है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक जो पद धारण करेगा। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण नहीं करता है। ओके। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 जो है वो सही है, केवल 1, 2 सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह संविधान में वर्णित 3 प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा करता है, और दूसरा कथन है इस संदर्भ में वह स्वाविवेक से कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है, और यह भाग 18 में है। ओके, भाग 18 में इसका वर्णन है। भाग 18 में राष्ट्रपति जो हो 3 प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा करता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। संविधान में वर्णित 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति करता है, और युद्ध, वाय आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपात जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है।
और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की घोषणा जो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति करता है, और वृत्त आपातकाल की घोषणा जो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति करता है। और इन तीनों आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, ना कि वह स्वविवेक से कार्य करता है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक चाहिए, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। तीनों आपातकाल की घोषणा इन तीनों आपातकाल की घोषणा जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है, ओके, ना कि वह स्वविवेक से करता है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन को प्रस्तावकों के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों को और अनुमोदक के रूप में जो 50 निर्वाचकों द्वारा सदस्यता प्राप्त की जानी चाहिए। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद के नामांकन के लिए प्रस्तावकों को न्यूनतम 50 संख्या और अनुमोदकों की न्यूनतम 50 संख्या होनी चाहिए, ओके। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और दूसरा कथन है, वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है एवं दी गई सलाह जो है उसके लिए बाध्यकारी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें, ओके। और वह जो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, हालांकि दी गई सलाह जो उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगी। और इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 143 में किया गया है। 143 में आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन वह उस सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है सही है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा है ज्ञानी जैल सिंह और चौथा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रहे थे। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, ओके। इसमें कभी भी राष्ट्रपति बोला गया, भारत के राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह और श्रीमती प्रतिभा पाटिल ये सभी जो है उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे, ओके। तो इस प्रकार जो इसमें 1, 3 और 4 जो सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है KR नारायणन, दूसरा है गोपाल स्वरूप पाठक, तीसरा है भैरों सिंह शेखावत और चौथा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। गोपाल स्वरूप पाठक जो है वो उपराष्ट्रपति 1969 में बने थे। 1969 में गोपाल स्वरूप पाठक जो उपराष्ट्रपति बने थे, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो 1979 में उपराष्ट्रपति बने थे। और KR नारायणन जो है वो 1992 में उपराष्ट्रपति बने थे। और भैरों सिंह शेखावत जो 2002 में उपराष्ट्रपति बने थे। तो इस प्रकार इसमें 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फरुखुद्दीन अली अहमद आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। और दूसरा कथन है वराहगिरी वेंकट गिरी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? वराहगिरी वेंकट गिरी को जाकिर हुसैन की कार्यकाल में आकस्मिक मृत्यु के कारण जो है उनको राष्ट्रपति चुना गया था, ना कि निर्विरोध चुना गया था। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें, ओके। और फरुखुद्दीन अली अहमद जो आपातकाल के दौरान जो भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और दूसरा कथन है, उन्होंने भारतीय डाक बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो है वो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल जो है 1982 से 1987 के मध्य था। ओके, 1982 से 1987 के मध्य जो ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था, 1982 से 1987 तक। ओके, इनका कार्यकाल था। और ये भारत के जो है राष्ट्रपति बनने से पहले जो पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रहे थे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और उन्होंने जो है वो भारतीय डाक बिल पर जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है यानी जैल सिंह के संदर्भ में सही है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को गाराडार कहा गया है। कथन है, भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता के संदर्भ में भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, सॉरी, कथन जो है वो सही हो जाएगा इसमें। और प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता जो अनिवार्य नहीं है, अतः वे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य अनिवार्य होना चाहिए। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें कथन केवल सही है और कारण जो गलत है। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि कोई व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। और दूसरा कथन है, संवैधानिक रूप से किसी मनोनीत व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यदि कोई व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, तो उसे 6 माह के भीतर जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसमें बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि किया जा सकता है उसे 6 माह के भीतर जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और संवैधानिक रूप से किसी मनोनीत व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। पहला है नीति आयोग का, और दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद का, तीसरा राष्ट्रीय एकता परिषद और चौथा अंतर्राज्यीय परिषद का। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। और प्रशासन में उच्च या सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की परामर्श से करता है, जैसे राज्यपाल, राजदूत या संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ओके, और इसके अलावा नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पदेन अध्यक्ष जो राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार जो इसमें चारों कथन जो वो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। उपयुक्त नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपातकाल के समय जो भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से जो है राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार कथन और कारण जो दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक संवैधानिक पद है। और दूसरा कथन है, इस पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद जो समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। ओके। और इन पद पर अब तक 7 बार सृजन किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन जो प्रथम लोक सभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है उप प्रधानमंत्री के पद का। ओके। यह एक संवैधानिक पद नहीं है। ओके। तो इसमें कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उप प्रधानमंत्री रहा है? पहला है मोरारजी देसाई, दूसरा है वाईवी चूहड़, तीसरा है चंद्रशेखर और चौथा है चौधरी देवीलाल। भारत के उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राव, चौधरी चरण सिंह, वी वाई चूड़ और चौधरी देवीलाल और कृष्णलाल अडानी, ये सब जो उप प्रधानमंत्री थे। ओके। भारत के उप प्रधानमंत्री थे, जबकि चंद्रशेखर जो है वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा, जबकि 1, 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 4, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। मोरारजी देसाई, वाईवी चूड़ और देवीलाल, चौधरी देवीलाल, ये जो है उप प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र व्यक्ति है जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर 2 बार नियुक्त हुए थे? पहला है मोरारजी देसाई, दूसरा है चौधरी देवीलाल और तीसरा है गुलजारी लाल नंदा और चौथा है लाल कृष्ण अडानी। भारत रत्न सम्मानित गुलजारी लाल नंदा जो है एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस पद पर 2 बार नियुक्त हुए थे। पहली बार जो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और दूसरी बार जो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समय अंतरालों में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रधानमंत्री और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादानुप्रयत अपने पद धारण करते हैं और दूसरा कथन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो सांसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है, जिसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। दल बदल के आधार पर आयोग घोषित सदस्य जो मंत्री पद के लिए आयोग होंगे और प्रधानमंत्री और मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसादानुप्रयत अपना पद धारण करते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ना कि संसद के प्रति। ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा। ओके। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए भारत का प्रधानमंत्री बना था? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है HD देवगौड़ा और तीसरा है इंद्र कुमार गुरजाल और चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्यसभा सदस्य रहते हुए राज्यसभा सदस्य जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो हैं इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये चारों लोग जो हैं वो राज्यसभा सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है और दूसरा कथन है वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है और तीसरा कथन है उसकी आकस्मिक मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद जो है स्वयं विघटित हो जाती है और चौथा कथन है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। उपयुक्त में से कितने कथन जो सत्य हैं? प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है।
किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह जो राष्ट्रपति को दे सकता है प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। वह अपने पद से त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और यदि प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद जो स्वयं विघटित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त करता है, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 जो है सही है, केवल 3 कथन जो है इसमें सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक संवैधानिक निकाय है। और दूसरा कथन है, इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है। तो इस बार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इसका विस्तृत विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, न कि 10%। या जो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए कुल सदस्य संख्या। मंत्रिपरिषद की संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये समितियां जो संविनोत्तर हैं। और दूसरा कथन है, इन समितियों के माध्यम से मंत्रिमंडल को अपना काम करने में सुविधा होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मंत्रिमंडल समितियों का गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है जब नई सरकार जो कामकाज संभालती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल करती है। और इन समितियों के माध्यम से जो मंत्रिमंडल को अपना काम करने में सुविधा होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके। और ये समितियां जो समन्वोत्तर हैं, अर्थात संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। समन्वोत्तर हैं ये समितियां, मंत्रिमंडलीय समितियां जो है वो समन्वोत्तर समितियां, अर्थात इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ओके। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। और दूसरा कथन है, वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और तीसरा कथन है, वह राष्ट्रपति के प्रसादाप्रयत्न अपना पद धारण करता है। और चौथा कथन है, उसके वेतन भत्ते कार्यकाल व आदि जो है संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जो महान्यायवादी का उल्लेख किया गया, इसका उल्लेख किया गया। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और भारत का महान्यायवादी जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा उसे जो किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसादाप्रयत्न जो महान्यायवादी अपना पद धारण करता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। और महान्यायवादी के वेतन और महान्यायवादी के वेतन भत्ते कार्य और महान्यायवादी के वेतन भत्ते कार्यकाल व आदि जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि संसद द्वारा। ओके। महान्यायवादी के वेतन भत्ते और कार्यकाल आदि जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ओके। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसादाप्रयत्न पद धारण करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। तो इस प्रकार जो कारण है वो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और
इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री जो राष्ट्रपति के पश्चात जो पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति जो किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब वो मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो इस इसमें कारण भी जो सही हो जाएगा और कारण जो हो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्हें निशान ए पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निशान ए पाकिस्तान जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न है। ओके, भारत रत्न। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप सिंह और ऑप्शन सी चंद्रशेखर और ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव। मोरारजी देसाई जो है एक ऐसे मात्र भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्हें वर्ष 1990 में निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, 1990 में इनको ये पुरस्कार निशान पाकिस्तान जो 1990 में दिया गया था इनको, मोरारजी देसाई को। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।